फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सेट्स जो हैं, ठीक है, सेट्स आपका पूछा जाता है तकरीबन 3 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब तक का जो डेटा रहा है उस हिसाब से वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आ सकते हैं और मिनिमम 3 क्वेश्चन, या कभी कभी तो 1 क्वेश्चन भी आया है, तो हम इसको लेके चलते हैं। बट सेट्स के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी होते हैं और थोड़ा सा अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप डेफिनेटली सेट्स अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बतानी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि अब बेसिकली सेट्स में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवाइज़ करोगे तो काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। तो आपको टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ओके। एंड जो थर्ड आता है वो बेसिकली सॉल्यूशन रिलेटेड है, ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आपको बता ही देता हूँ वैसे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको रिसर्च नहीं करनी है, जो साइंस स्टूडेंट पढ़ते हैं उतना भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बेसिकली फोकस कर रहा हूँ कि कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर सकें। उनको ये फील ना हो कि उनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है तो वो नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। मैं आपको पढ़ाऊँगा उस तरीके से, एकदम बेसिक से लेके कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ही हमें सेट्स में पढ़नी है और इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ओके, कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं बट उतने ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। सबसे बेसिक सेट आता है नल सेट, ठीक है। नल सेट जो है उसका मतलब होता है खाली सेट एक टाइप का, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं आइदर इस तरीके से फाई से डिनोट करते हैं या फिर ऐसा खाली बॉक्स बना दिया। नल सेट, नल्ला है कहते हैं ना, मजाक मजाक में नहीं कहते ये तो नल्ला है, कुछ भी नहीं करता। तो उस तरीके से ही ये सेट के अंदर कुछ भी नहीं होता है, जिसको नल सेट दे दिया, ठीक है। दूसरा एक टाइप का सेट आता है, दूसरा एक सेट जो आता है वो आता है आपका सिंगलटन सेट, ठीक है। काफ़ी कम बार सिंगलटन सेट के बारे में पूछा है, बट फिर भी पता होगा ना, और गलती से इसी बार पूछ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंगलटन सेट का क्या होता है, बेसिकली ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है। यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मैं सेट ए ले रहा हूँ, ओके। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि सेट है क्या। तो देखो होता क्या है, मैं ये बता दूँ आपको कि काफ़ी बार बहुत सारे डेटा होते हैं हमारे पास कि घर में 10 बॉटल पानी की पड़ी है, या फिर अगर हम किसी स्टोर में चले जाते हैं, ठीक है, तो 5 जो बॉटल है वो कोको कोला की है, 6 बॉटल है वो किसी और चीज़ की सॉस की है, ठीक है, और 5 बिस्किट के पैकेट हैं। तो ऐसी बहुत सारी कॉम्बिनेशंस होती है ना, तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको बहुत कॉन्साइज फॉर्म में अगर लिखना है तो सेट का इस्तेमाल होता है। फिर जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके क्लास में किसी ने मैथ्स लिया होगा, किसी ने साइंस लिया होगा, या किसी ने बायोलॉजी लिया होगा। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, किसी ने कोई लैंग्वेज ली होगी लाइक संस्कृत, उस तरीके से लैंग्वेज ली होगी। तो अगर टीचर्स को एक प्रेजेंट करना हो पेपर में कि यार किसने कितना लिया है और कोई रेशियो फाइंड आउट करना हो, तो वो सेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन ऐसा है, यानी एक जैसे लोग एक इकट्ठा रख दिए, दूसरी कैटेगरी के लोग एक साथ रखे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों ही लिया होगा मैथ्स और बायोलॉजी, तो उनको एक साथ रख दिया। तो सेट्स का वैसे यूज़ होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइंड तरीके से बताने में उस सेट्स का यूज़ होता है। तो ये पता होना चाहिए थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो सिंगलटन सेट क्या है कि एक ऐसा सेट जो एक ही बंदा, मतलब आपकी क्लास में एक ही बंदा हो जिसने संस्कृत लेके रखा हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो सिंगलटन सेट, यानी उसमें तो एक नाम दे दिया कि चलो एक ए सेट दे दिया। अब मैं पूरा संस्कृत लिखने से बजाय मैंने इतना लिखा कि ए सेट में
एक ही बंदा है, वो है संस्कृत वाला, तो हमने 1 करके ऐसे लिख लिया, ठीक है। ओके, पता चला आप लोगों को। ओके, फिर हो सकता है कि अच्छा, जनरली एक टेंडेंसी होती है जो एनसीईआरटी फॉलो करती है या फिर जो स्टैंडर्ड्स है वो ऐसे दिखाते हैं सेट्स को, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि आपको स्ट्रेट ब्रैकेट नहीं बनाना है, कर्व ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। अगर दूसरी मैं बात करूँ तो थर्ड सेट आ जाता है आपका फाइनाइट सेट। ओके, अब फाइनाइट सेट नाम से ही पता चलता है कि ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट आप इजीली काउंट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ कि मैं बोल दूँ कि एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो उसको तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो और दैट इज़ फाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करूँ तो काफ़ी बार क्या होता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको क्वेश्चंस में आपको बताऊँगा कि बताइए कि इसकी कार्डिनल नंबर क्या है या कार्डिनलिटी क्या है इसकी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ़ सेट जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ सेट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए सेट कितने हैं, उस पर क्वेश्चंस आता है। तो क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, लिखा होगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ सेट, क्वेश्चंस में क्या लिखा होगा कि फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ़ दिस सेट। पता चला, क्वेश्चंस में लिखा होगा कि फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। ओके, पर वो किस में पॉसिबल है, फाइनाइट सेट में ही पॉसिबल है, ठीक है। आगे हम बात करें तो हम बात करते हैं फोर्थ सेट की, जिसका नाम है इनफाइनाइट सेट, जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते। अगर मैंने बोल दिया कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ओके, इंटीजर है, तो वहाँ पे तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। जनरली हमें पता होगा कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर होल नंबर को z से डिनोट करते हैं, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ये आपको जस्ट पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ये पता चला आपको। और ये इनफाइनाइट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा तो इनफाइनाइट तक जाएगा, ये 0 से, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा तो इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये जो इंटीजर होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, बीच में 0 आएगा, ये सारे कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। फिफ्थ सेट की अगर मैं बात करूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा पैटर्न रहे। तो फिफ्थ सेट आता है वो है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब इतना है कि कोई भी सेट है, मान लीजिए ए सेट है और कोई दूसरा सेट है बी है, मतलब जैसे कि आपके क्लास में ए ग्रुप और बी ग्रुप, ओके, होता है ना, उस तरीके से कोई दो ग्रुप है और दोनों ही क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 40 ही है। तो अगर कार्डिनल नंबर दोनों में सेम है, सेट ए में भी और सेट बी में भी कार्डिनल नंबर अगर सेम है तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट 6th नंबर पे आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ अच्छे से नोट्स बनाइएगा, तो आपको एंड टाइम पे बहुत मदद हो जाएगी जब आप रिवाइज़ करोगे। सो इक्वल सेट में क्या होता है, बेसिकली इक्वल सेट में दोनों ही एलिमेंट एकदम सेम होंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर एक सेट मैं ए ले लेता हूँ, उसमें 1, 2 और 3 है, तो सेट बी में भी 1, 2 और 3 ही होंगे, ठीक है। समझ में आई बात। वो कोई पर्सन हो सकता है या फिर नंबर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, बट वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे, तो इक्वल सेट। और ये इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट यानी इक्वल जैसा, ओके, जिसमें इक्वल नंबर है, बट यहाँ पे अगर राम, श्याम और गोपाल है तो यहाँ पे हो सकता है कि दूसरे 3 बंदे होंगे एक्स, वाई और जेड, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं होंगे, नंबर इक्वल होंगे बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब आता है 7th पॉइंट, आता है आपका सुपर सेट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, सुपर सेट, सुपर सेट। अच्छा, सुपर सेट से पहले हम सबसेट पढ़ लेते हैं। सबसेट यानी क्या कि मान लीजिए, अच्छा, उसका डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे डिनोट करोगे। कि यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट में इस तरीके से डिनोट होता है n ऑफ a, n ऑफ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ b, ठीक है, इस तरीके से डिनोट होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसेट में अगर बात करें तो सबसेट में डिनोट कैसे करते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ ये उसका सबसेट है, मतलब एक बड़ा सेट है उसका छुटकू सा भाई, ओके, a इज़ अ सबसेट ऑफ b, मुझे अगर ऐसे लिखना है तो मैं क्या करूँगा कि a को ऐसे लिखूँगा, u एक ऐसा लिखूँगा, इक्विवेलेंट के लिए लिखूँगा, इक्वल टू जैसा साइन, और यहाँ पे b लिख दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b,
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए बी में कोई एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, तो ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब इसमें हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। तो इसके सारे एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट इधर होंगे और इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आप मान लीजिए आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए उसमें से 5 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट आपकी क्लास के ही हैं, ठीक है। बट 2 स्टूडेंट ने स्काउट एंड गाइड में पार्टिसिपेट किया है या फिर खेल में जाते हैं, ओके, स्पोर्ट्स पर्सन है। तो आप क्या कहोगे कि ये 2 पर्सन है ना, वो इसका सबसेट है। ये जो एक ग्रुप छोटा सा बना, आपका स्काउट का ग्रुप जो बना या स्पोर्ट्स पर्सन का जो ग्रुप बना, वो इसी का पार्ट है एक्चुअली, आप ऐसा कहोगे, है ना। तो ये आपका सबसेट हो जाएगा। एक आता है सुपर सेट। अच्छा, सुपर सेट बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा यूनिवर्सल बता देता हूँ, ओके। स्पेस भी कम है और टाइम भी लिमिटेशन है। तो यूनिवर्सल सेट की मैं बात करूँ, यूनिवर्सल सेट से नाम से ही पता चलता है ऐसा सेट जिसमें सब कुछ समा जाता हो, ठीक है, पूरा का पूरा यूनिवर्स आ जाता हो, तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, इसको डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट सेट्स थे, हालांकि टोटल 11-12 सेट्स के आसपास होते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको 8 सेट बताए। नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, उसके बाद इक्विवेलेंट, इक्वल सेट एंड सबसेट और यूनिवर्सल सेट। तो इतने इंपॉर्टेंट है। हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिए, आने वाले लेक्चर्स में हम ऑपरेशन ऑफ सेट भी देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।